हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधि ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। ये वीडियो में देखने वाले 29 अक्टूबर की अग्नि परीक्षा के सारे सॉल्यूशंस बट मेगा क्विज के। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला, ठीक है। तो अग्नि परीक्षा में क्या होता है कि एवरी संडे बिटवीन 2 to 3 PM एक 20 मिनट्स की हम लोग एप्टीट्यूड बेस्ड क्विज लेते हैं, जिसपे कैश प्राइजेस भी देते हैं। ऑलराइट, बट एवरी लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ उसमें हम लोग एक मेगा क्विज भी लेते हैं विच इज बिटवीन 3 to 4 PM। ठीक है, मेगा क्विज 3 to 4 PM में होती है एंड दैट इज फॉर 30 मिनट्स। तो नॉर्मल अपनी वीकली क्विज भी उस दिन होती है 2 to 3 PM में, बट उस दिन लास्ट संडे पे मेगा क्विज भी होती है बिटवीन 3 to 4 PM, दैट इज फॉर 30 मिनट्स। ऑलराइट, उस पर 30 क्वेश्चन होते हैं। ऑलराइट, बिफोर लाइक जंपिंग इन द वीडियो, आई होप दैट इज क्लियर कि ये हर संडे होता है। ऑलराइट, तो जिनको प्रैक्टिस करना है, नई नई स्ट्रैटेजीज ट्राई करने हैं, प्लस कैश प्राइजेस भी जीतना है, वो लोग ये क्विज दे सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स जंप इन द फर्स्ट वीडियो। ऑलराइट, कुछ ज्योमेट्री का दिख रहा है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अ टैंजेंट इज ड्रॉन विच टचेस द सर्कल। तो उन्होंने डायग्राम भी दी है विच मेक्स इट इजियर, लिटिल बिट इजियर टू विजुअलाइज। बाकी कुछ नहीं है सच, हमें अपने थ्योरम्स वगैरह पता होनी चाहिए। ठीक है, टैंजेंट इज ड्रॉन, टैंजेंट ड्रॉ किया है, ये टैंजेंट है। अगर ये फिर मेरा रेडियस है, राइट, ओ सेंटर उन्होंने दिया रहेगा, हाँ दिया है, ओ सेंटर है, तो ये मेरा 90 डिग्रीज हो जाता है। दैट इज व्हाट अ टैंजेंट मीन्स। ठीक है, ये लाइन सी टैंजेंट पे जा रही। इफ ए और सी, ये एंगल उन्होंने दिया है दैट इज 80 डिग्रीज। ठीक है, तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में ए बी स्ट्रेट लाइन है, उसमें एक ओ है यहाँ पे ऐसा ओ सी, ये 80 डिग्रीज है, तो ये कितना हो जाएगा, दे बेसिक है 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्रीज। ये सिंपल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का डिग्री होता है 180 डिग्रीज, तो ये हो गया 100 डिग्रीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी एक्स। बी सी एक्स, तो हमें कुछ थियरम वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं, बेसिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ओ सी, ठीक है, ये मुझे ट्रायंगल दिख रहा है ओ सी एंड बी, कुछ थियरम पता नहीं, इसलिए आधी चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर बोधी विजन शीट में सारे तुम्हें मिलेंगे ज्योमेट्री के जो भी थियरम्स है, कोरोलरीज है, प्लस बाकी ऑब्वियसली बाकी टॉपिक्स के भी, बट एटलीस्ट वो तो करना ही है तुम्हें बोधी विजन, दैट इज बेयर मिनिमम। जो पढ़ के आ रहे वो रिवीजन के लिए यूज करो, जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे वो टॉपिक का एटलीस्ट बोधी विजन शीट कर लो। तो ये ओ सी ओ बी क्या हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये डायग्राम से तुरंत दिख रहा है। ओ सी और ओ बी 100% सेम वैल्यू रहेगी। क्यों? बिकॉज ओ इज द सेंटर, ये मेरा रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एक सर्कल में ओ सेंटर है तो सारे रेडियस की वैल्यू सेम रहती है। तो ये हो जाएगा मेरा कौन सा टाइप का ट्रायंगल, आइसोसिलस ट्रायंगल। तो ये 100 डिग्रीज है, तो आइसोसिलस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, तो टोटल ट्रायंगल में 180 डिग्रीज होता है, तो 180 माइनस 100 इज 80 डिग्रीज। ये दोनों की वैल्यू 80 होनी चाहिए, तो 80 होनी चाहिए क्या, नहीं, इसकी x है, इसकी x है, तो 2x की वैल्यू 80 डिग्रीज होगी, तो x की वैल्यू 40 डिग्रीज होगी। ठीक है, तो ये मेरा 40 हो जाएगा, ये मेरा 40 हो जाएगा। अभी पूछा क्या है, बी सी एक्स, वॉट इज द वैल्यू ऑफ बी सी एक्स। तो ठीक है, तो बी सी एक्स की वैल्यू भी निकल आएगी क्योंकि दिस इज अ टेंजेंट, तो ये ओ सी एक्स का एंगल कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 90 डिग्रीज। ये 90 डिग्रीज है। ठीक है, उसमें से ये सी भी ऐसे जा रहा है। ठीक है, वो वैल्यू 40 डिग्रीज है, तो ये बचता कितना है, 50 डिग्रीज, क्योंकि वो 90 डिग्रीज है, राइट एंगल है क्योंकि इट्स अ टेंजेंट। ऑलराइट, आई होप दैट इज क्लियर। कुछ भी डाउट्स रह गए, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कितना भी फालतू डाउट लगे। ठीक है, आज देम। लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। अ फ्लैग ऑफ हाइट 4 मीटर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, तो ट्रिगो तुम्हें सीईटी में पूछा जा सकता है, स्नैप में, कैट में तो पूछते ही है, सी मैट में बेसिक रहता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो तो पता होनी चाहिए बेसिक। तो उन्होंने क्या दिया है कि एक फ्लैग है, 4 मीटर्स इज स्टैंडिंग, ये 4 मीटर्स का फ्लैग है और वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का कलर कुछ अलग लेते हैं। ठीक है गाइज, तो ये भी बताओ तुम लोगों को कौन सा ब्लैक इंक अच्छा लग रहा है, रेड इंक, मतलब विच इंक इज इजियर फॉर यू टू सी। ठीक है, कि वीडियो देखने में नॉर्मल लग रहा है ब्लैक इंक से, रेड इंक से, वो बताओ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, लेट्स से कि ये टॉप ए है, ये बी है, ये ऐसे मैं बना ले रहा हूँ, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। फ्लैग का उन्होंने दिया है, ठीक है, तो मैंने ये बिल्डिंग का दे दिया, फ्लैग का उन्होंने दिया है दैट इज 45 डिग्रीज, और उन्होंने बिल्डिंग का भी दिया है 30 डिग्रीज फ्रॉम पॉइंट एक्स, एक्स इज ग्राउंड लेवल। ठीक है, एक्स ग्राउंड लेवल ले लिया है, ये सी है। तो अभी व्हाट इज द हाइट, ये एक्स ले रहा हूँ, हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा है, तो ये एक्स, ये वाई, हमेशा ठीक है तुम्हें साइन
कॉस, टैन तो पता ही होना चाहिए, तो साइन इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, opposite upon hypotenuse, cos is adjacent upon hypotenuse, tan is opposite upon adjacent. ठीक है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस tan लेना है. रीजन भी, इसके पीछे भी थॉट प्रोसेस है. ठीक है, तो tan ले रहे तो क्या होता है कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है. ये ट्राइंगल में ऑपोजिट x प्लस 4 x के टर्म्स में आएगा और एडजेसेंट y आएगा गाइस. ठीक है, वही तुम बोलोगे कि सर इसमें भी तो एडजेसेंट है, ये क्यों नहीं यूज कर सकते. तो इसमें एडजेसेंट है तो एटलीस्ट मतलब ठीक है कि सॉरी इसमें नहीं, ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें एक्स जो निकालना है वो तो इन्वॉल्व ही नहीं है. हमें ऑपोजिट चाहिए ना, ऑपोजिट क्या एंगल के एक्स. ठीक है, तो कॉस तो ले ही नहीं सकते क्योंकि उसमें ऑपोजिट भी इन्वॉल्व नहीं. ठीक है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटेनियस अलग है. एक केस में y आ जाएगा, एक केस में z आ जाएगा गाइस. ठीक है, तो वो कैलकुलेशन एक स्टेप बढ़ जाएगी. तो ऑलवेज टेक टैन. ठीक है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट दोनों x के टर्म्स में एक x रहेगा, एक x प्लस 4 रहेगा, दूसरा y ही रहेगा क्योंकि बेस तुम्हारा ट्रायंगल का दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, इसलिए टैन यूज करना है. ठीक है, तो सिंपल प्रोसीजर है. सॉल्व करो. टैन 45 इज नथिंग बट 1 विच इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. 45 मतलब ये पूरा ट्रायंगल आ जाएगा, ये ए एक्स सी वाला, तो ऑपोजिट उस केस में हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन एडजेसेंट y एंड दिस इज नथिंग बट 1 क्योंकि tan 45 1 है. ठीक है, tan इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस. तुम अगर करोगे तो साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, कॉस 45 इज 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 बाय 1 बाय रूट 2 इज 1. ठीक है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू y. ये आ गया मेरा एक इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन tan 30 कर लो. tan 30 इज फॉर ट्राइंगल BXC, तो tan 30 इज नथिंग बट साइन 30 अपॉन कॉस 30. साइन 30 इज हाफ, कॉस 30 इज क्या. ठीक है, तुम्हें तुम्हारी वैल्यूज पता होनी चाहिए. हाफ डिवाइडेड बाय रूट 3 बाय 2 क्योंकि कॉस 30 इज दिस, उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय रूट 3 रूट 3 1 बाय रूट 3 हो जाएगा. तो तुम्हें तुम्हारे साइन कॉस टैन ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए. ठीक है, तो टैन 30 इज नथिंग बट 1 बाय रूट 3 एंड दिस इज नथिंग बट ऑपोजिट x बाय y. तो मैं y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालूंगा. क्यों? क्योंकि x की वैल्यू निकालनी हमें, तो ताकि यहां से मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर सकूं. y की जगह y हटा दो तो x के टर्म्स में इक्वेशन आएगा. तो y इज नथिंग बट रूट 3x. ठीक है, ये इक्वेशन से मिल रहा है मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. y इज इक्वल टू रूट 3x. सिमिलरली यहाँ पे क्या मिल रहा है, x प्लस 4 इज इक्वल टू y. यूज दिस टू इक्वेशंस. y की जगह पे मैं रूट 3x डालूंगा तो x प्लस 4 बिकम्स रूट 3x. x को एक साइड पे लेके जाऊंगा, 4 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1x. x कॉमन निकाल रहा हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन रूट 3 माइनस 1. ठीक है, ढूंढते हैं x मतलब हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है और x ही निकालना है. 4 अपॉन रूट 3 माइनस 1. 4 अपॉन रूट 3 माइनस 1 नहीं दिख रहा है. नन ऑफ द अबव. सेकेंड गेस नहीं करना है, मूव ऑन. बराबर. इज दिस करेक्ट? नहीं, अभी सारे हमें न्यूमरेटर में दिए हैं रूट 3 के टर्म्स. तो मैं क्या करूंगा, आई होप कि बेसिक कंसेप्ट तुम्हें पता है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर हमेशा रैशनलाइज करना है विथ रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. दिस इज एन इरेशनल नंबर, राइट. तो इसको मैं रैशनल नंबर में कैसे, बस मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 प्लस 1, दैट्स इट. सिंपल है. रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 प्लस 1. तो मैं नीचे रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द नंबर. तो वैल्यू ऑफ द नंबर नहीं चेंज करना है, तो ऊपर भी रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय लेट्स से 4 बाय 4, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय 1. तो एनी नंबर बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ, तो वही मेंटेन करना है. तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1. रूट 3 प्लस 1 इज नथिंग बट a प्लस बी, a माइनस बी, एंड इसकी वैल्यू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अपने केस में a रूट 3 है तो रूट 3 स्क्वायर इज 3, b इज 1 तो माइनस 1, ये हो जाएगा 2, 2 2 4, 2 रूट 3 प्लस 1 वुड बी योर आंसर. ठीक है, तो b आंसर है. ठीक है, जिन्होंने ई मार्क किया तो तुम्हारा एंड तक सही आके तुमने गलत मार्क किया. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. कुछ भी डाउट्स रह गए, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस. द टेबल, ओके, डी का क्वेश्चन है, देखते हैं. ऑलराइट, रेशियोज दिख रहे. जनरली ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं. टाइम कंज्यूमिंग थोड़े से हो सकते हैं क्योंकि रेशियोज इन्वॉल्व है, वैल्यूज दिए रहेंगे, रेशियोज को अपन वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है. सिंपल रहते हैं. देखते हैं
कार्स एंड बाइक्स, तो कार्स एंड बाइक्स का रेशियो दिया है डी कंपनी, ई सभी कंपनी के लिए। तो कार्स एंड बाइक्स का रेशियो दिया है 5 डिफरेंट कंपनीज के लिए, C1 C2 C3, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स भी है। ठीक है, ठीक है, इजी है गाइस। टोटल नंबर्स ऑफ कार्स एंड बाइक्स टुगेदर मैन्युफैक्चर्ड बाय, ऑल राइट। तो मैं अभी क्या करूंगा, ठीक है, ऑल राइट। तो गाइज एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जरूरत नहीं, अभी तुम्हें समझ में आया इसलिए जरूरत है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे कंपनी लिख रहा हूँ, ठीक है, कि ये कंपनी है, सपोज कंपनी DEFGH, ठीक है, कि तुमको दिखाई दिए कि कैसे सॉल्व करना है। बाकी तुम अगर एक एक वैल्यू, तो क्या करते जाओ ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन देखते जाओ, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी, तो बाइक्स और कार्स उन्होंने कुछ वैल्यू दी है क्या, टोटल नंबर ऑफ कार एंड बाइक्स, तो ये कार एंड बाइक्स का टोटल उन्होंने दिया है, दिस इज 3 lakhs 2,80,000, इसका 3 lakhs है डी का, इसका 280 है, इसका 320 है, इसका 400 है, इसका 480,000 में अगर लिखता हूं तो, ठीक है। तो वो दिया है। फिर कार्स एंड बाइक्स का रेशियो 1:2 है, मतलब ये कार्स एक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, बाइक्स 2x कर रहा है, 3x की वैल्यू ये है, सिंपल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्स एंड बाइक्स फॉर ईच कंपनी उन्होंने दी है वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के अभी डी का पूछा है, जी का पूछा है, तो डी और जी का निकालेंगे, आगे C1 वगैरह। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जो क्वेश्चन स्पेसिफिक ही करते जाओ, अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सब दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये मेरी कंपनी है, ये कंपनी है, फिर मेरे कार्स है वो कंपनी के, फिर बाइक्स है कितने हैं, फिर C1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, C2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, C3 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, B1 है, यहाँ पे टोटल कर देना है, नहीं वो C में निकल जाएगा, B2 है और ये B3 है, ठीक है। तो अभी कार्स और बाइक्स का ओरली करूंगा मैं। एक्स कार्स है, 2x बाइक्स है, 3x की वैल्यू 3 लाख है, x की वैल्यू लाख है, मतलब कार्स मेरे लाख हो गए, कार्स आर लैक्स, ठीक है। 100,000 कार्स है, 200,000 बाइक्स है, 1000 में लेते हैं अपन, जगह कम है, ठीक है। 100,000 बाइक्स है, 100,000 कार्स है, 200,000 बाइक्स है। अभी उसमें वापस से कार्स का रेशियो, अभी ऐसे तो मेंशन नहीं है कि C1 C2 C3 और कुछ मतलब C4 है या ऐसे कुछ कार्स है जो स्क्रैप में जा रहे, C1 C2 C3 ही कार्स है और इनका ही टोटल वैल्यू ये C का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल है। तो बेसिकली 1 लाख का वैल्यू इज, अभी इसको ले लो 2x 3x 5x, टोटल कितने कार्स आएंगे 10x कार्स। बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का कंसेप्ट है। 10x कार्स की वैल्यू 1 लाख है, x की 10,000 है, तो 20,000 30,000 50,000 है मेरे पास, 20 30 50,000 कार्स है। सिमिलरली बाइक्स का देखो, बाइक्स मेरे पास 2 lakhs है, तो 5x की वैल्यू है 2 lakhs, ठीक है। तो x की वैल्यू है 40,000, ये 80,000 80,000 40,000, सिंपल गाइस। 80,000 बाइक्स 80,000 बाइक्स 40,000, तो बराबर ये हो जाएगी 2 lakhs, ये हो जाएगी 1 लाख और ये बराबर फिट हो रहा है। वैसे ही सारों का करना है हमें। देखते हैं, ई का 3:1 है और 280 है, तो 3:1 मतलब 4 हो जाएगा, 280 डिवाइडेड बाय 4 70, 70 इंटू 3 210 एंड 70, तो इसके कार्स ज्यादा है, सिंपल। सबका पहले वो कर लेते हैं क्या, 1:1, तो 160 हो जाएगा एफ का 160 एंड 160 हो जाएगा। सिमिलरली 3:1 400 डिवाइडेड बाय 4 100 300 एंड 100, तो ये लाख मतलब थाउजेंड्स है, 300,000 मतलब 300 इंटू 1000 मतलब 3 लाख, वो ध्यान दो, ऊपर के लिखा है। 1:3 1:2 मतलब 3, 480 बाई 3 इज 160 एंड 320, ये हो गया सारे। अभी अपने कार्स और बाइक्स इंडिविजुअली आगे, अभी डीप डाउन मतलब कि लाइक जंप करो, लाइक डीप में जाओ कि कार्स में भी अभी C1 C2 C3 कितना है, ठीक है। कार्स में C1 C2 C3 ई के केस में इक्वली डिवाइडेड है, तो इक्वली डिवाइडेड है मतलब x कार्स है, x C1 x C2 है और x भी C3 है, तो 3x इस ये, तो ये हो जाएगा 70 70 70, ठीक है। अभी बाइक्स कितने हैं, बाइक्स का है 2:3:2, तो 5 7, तो 10 के, तो 20 के 30 के 20 के 20 के 30 के 20 के, ठीक है। देखते हैं वापस से, 2:1 कार्स है,
मतलब 4, ठीक है, 40 मतलब 80 40 40 80 40 40 कार्स है, और यहाँ पे 2 एंड में था तो ये हो जाएगा 40 40 80। सिंपल, नंबर्स भी अच्छे दिए, कुछ मुश्किल नहीं है। 5 6 6x इज इक्वल टू कार्स मतलब 50 हो जाएंगे, तो 150 एंड 50 एंड 100 तो बराबर 3 लाख कार्स हो गए। बाइक्स का कैसा है, 5x इज इक्वल टू ये तो 20, तो 20 40 40 20 40। आई होप कि सबको समझ रहा है क्या कर रहा हो, बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के कंसेप्ट लगा रहा हो। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो कमेंट्स में कि ये क्यों वो क्यों, ठीक है। तो 1:2:1 मतलब 4 हिस्सों में कार्स को बांटा है, तो 40 80 और 40, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 40। अभी बाइक्स का देखते हैं, बाइक्स का 5 6 8 हिस्सों में है, तो 40 40, तो 80 40 और 200, 80 80 40 एंड 200। आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ हिंदी नंबर्स, ठीक है। नहीं है तो वैसे भी बोलो, लेट मी नो, देन आई वोंट बी, वो आदत हो गई है लाइक वेन एवर वी स्पीक इन जनरल कि 80 परसों कल वैसे। सो इफ यू हैव एनी कंसर्न्स रिलेटेड टू नंबर्स, ठीक है, we'll only now henceforth we'll talk like whenever I'm talking about numbers I'll talk about them in English itself. Alright, so let's see कि अभी सारे वैल्यूज कवर हो गए। क्वेश्चंस देखो, सो बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन दिख रहा है पहला, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। henceforth ये मतलब पीस ऑफ केक है, क्योंकि सारा जो मेन काम है वी हैव ऑलरेडी डन इट। टोटल नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी, मतलब कितने की है डी ने बाइक्स, टोटल नंबर 200 200 डिवाइडेड बाय, उन्होंने परसेंटेज पूछा ना, टोटल नंबर ऑफ कार्स। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा कि सर कितना टाइम लग गया, नहीं, ये तुम अगर पूरा टेबल भी बनाते हो ना, इजी है। रीजन भी क्योंकि नंबर्स ही वैसे दिए हमें, इट्स वेरी बेसिक नंबर्स, कैलकुलेशन इंटेंसिव नहीं है, मन में कर सकते हो, ठीक है। C1 कंपनी जी के C1 कार्स, कंपनी जी के C1 कार्स, कंपनी जी के C1 कार्स 100 है, तो 200 बाई 100 इंटू 100 100 100 कट, ठीक है। इट्स नथिंग बट के, हाँ, 200 के बाय 100 के इंटू 100, तो के वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, 100 100 कट 200 परसेंटेज इज योर आंसर। आई होप ये सबका आया, बेसिक ही क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी, अगर ये दिख रहा नहीं तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑफ टाइप C1 मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी जी, ठीक है। ऑलराइट गाइज, लेट्स लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। कुछ भी डाउट्स रहेंगे गाइज, कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछो, राइट, लेट अस नो व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑफ टाइप C1 मैन्युफैक्चर्ड बाय द 4 कंपनीज, ठीक है। 4 कंपनीज के C1 के, सिर्फ C1 के एवरेज निकालना है, 20 + 70। तो ये नंबर्स देखो कैसे, पहले 20 और 80 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 240 हो गया, ये 310 हो गया, तो 310 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30 62, तो आंसर आ जाएगा 62। तुम बोलोगे 62 तो है ही नहीं, क्योंकि वो के में है गाइस, तो तुम्हारा आंसर 62,000 आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ C3 टाइप कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी E and G टुगेदर। E and G का C3 देखते हैं, C3 में जाऊंगा, E and G का देखूंगा, तो 20 70 and 50 दैट इज 120 and the number of bikes of type B1 manufactured by company H। ओके, B1 और H का, B1 और H का 80, तो कितना था, 120 और 80 का डिफरेंस निकालना है। क्या, व्हाट इज द डिफरेंस, 120 और 80 का डिफरेंस, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन है गाइस। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। आई होप कि 40,000 कैसे आए, इट्स क्लियर, इजी क्वेश्चन है, बेसिक। तुमको एक बार टेबल आ गया तो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टेबल्स में ही टाइम स्पेंड कर। अभी 5 क्वेश्चन है, ये भी देखते जाओ। अभी ये DI का क्वेश्चन है, तो इसके आगे कितने क्वेश्चन है, इतना DI का क्वेश्चन करने के बाद आगे 2 ही क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो इट्स बेटर यू मार्क दिस फॉर रिव्यू, ठीक है। तो वो भी देखते जाओ। तो इसके 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन है, अगर मेरे वो 3-4 मिनट में भी हो रहे ग्रेट, 5 मिनट भी हो रहे वर्स्ट केस सिनेरियो 6 मिनट हो रहे, इट्स फाइन, क्योंकि ये हाथ के 5 क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। H is total number of B2 types, B2 type bikes manufactured by all companies। H is B2 all, ठीक है। 40 40 40 और 80, मतलब कितना हो जाता है, 120 + 80 200 230,
H की वैल्यू इज 230. Total number of C1 type car manufactured by FG and D together. All right, FG and D, C1, FG and D and C1, F G and D पर C1 चल रहा है उनका. तो 20, 80, 100, 100 प्लस 100, 200. तो 200 क्या करना है, ये 230 है, H की वैल्यू, इसकी वैल्यू 200 है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H बाय R? तो 230 बाय 200, वो K हट जाएगा, डिवीजन है, K हट जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी. 2 10 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 1.15. गाइज आई होप दिस इज क्लियर. इजी क्वेश्चन था, मतलब ऐसे सेट्स का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है. तो हाँ, 1.15 कैसा है, 11.5 डिवाइडेड बाई 10 था गाइज. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द कंपनीज, टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल कंपनीज. तो सी की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान देते जाओ क्या पूछे. तो 100 प्लस 210, 310, 470, 770, 830 प्लस 100, 930. तो मेरी वैल्यू आ जाएगी क्या, ए की वैल्यू, ए इज नथिंग बट 930. ठीक है, ए की वैल्यू आ गई. के इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ C3 टाइप कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एच. ठीक है, ऑल राइट. के इज द डिफरेंस ऑफ एच का C3, एच का C3 दैट इज 40. डिफरेंस बिटवीन 40 एंड व्हाट, and the number of B3 bike manufactured by E, B3 और E, B3 और E 20. तो 40 और 20 का डिफरेंस इज 20. तो K की वैल्यू आ गई मेरी 20. अभी पूछा क्या उन्होंने, A इज टू K, A इज टू K इज नथिंग बट वापिस डिवीजन. तो यहाँ पे जो 1000 वाला K रहेगा वो तो कट ही होने वाला है. ठीक है, तो 93:2 वुड बी आंसर. सिंपल क्वेश्चन है गाइस, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं. डाउट्स रहेंगे, गेट देम क्लियर. ऑलराइट, आई होप कि तुम्हें मजा आ रहा है ये वीडियो में. बताओ हमें, ठीक है, कि इफ यू आर एंजॉइंग, नहीं मजा आ रहा है तो कुछ और ट्राई करना है. ठीक है, सो ये कैसे मतलब हमें समझेगा, एक तो कमेंट करके बताओ, या फिर क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन. ठीक है, कुछ भी डाउट्स रहेंगे, गेट देम क्लियर. ऑलराइट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एन एग्जाम. अच्छा, रेशियो प्रपोर्शन एंड वेरिएशन का है. ठीक है, तो इसके पहले का अपना रेशियो प्रपोर्शन एंड वेरिएशन का टेबल था. अभी रेशियो प्रपोर्शन एंड वेरिएशन का स्टैंड अलोन क्वेश्चन है. हु टुक एन एग्जाम if the find the number of students who took an exam if the ratio of those who passed to those who failed in the exam is 10:3, 10:3. तो 10x have passed, ठीक है, 3x have failed. ठीक है, तो अभी तक उन्होंने ऐसे नहीं दिया है कि कुछ कुछ लोग हैं कि जो एग्जाम को ही नहीं आए. होते हैं ऐसे लोग कि x बच्चे हैं कि वो एग्जाम को ही नहीं आए. ठीक है, तो कितने लोगों ने फिर रजिस्टर किया था एग्जाम के लिए, वैसे पूछ सकते हैं. पर यहाँ पे टुक कैन एग्जाम मतलब एग्जाम लिखी है उन्होंने, तो लिखी है इसलिए फिर सिर्फ पास और फेल ही आएंगे. जो नहीं आए उनको तो कंसिडर ही नहीं करेंगे. इफ 40 मोर स्टूडेंट्स हैड टेकन द एग्जाम, अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द एग्जाम इज 10x प्लस 3x इज 13x. अभी वो क्या बोल रहा है, 40 मोर स्टूडेंट्स हैड टेकन द एग्जाम. इफ की कंडीशन दे रहे कि अगर 40 और लोगों ने एग्जाम दी होती तो टोटल स्टूडेंट्स इतने होते. एंड 10 लेस हैड फेल्ड. ठीक है, अभी ये 13x प्लस 40 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे, 10 लेस हैड फेल्ड. पहले 3x फेल हुए थे, अभी 10 कम फेल हो रहे. तो फेल कितने हो रहे गाइज, ये एक कैच है इसमें. 3x माइनस 10 फेल हो रहे. 10 लेस हैड फेल्ड, 10 हैड फेल्ड नहीं, 10 लेस हैड फेल्ड. ठीक है, कि 40 बच्चे ज्यादा एग्जाम ले रहे, पहले से 10 बच्चे कम फेल हो रहे. तो एक कैच है इसमें. ठीक है, अपन इक्वेशंस के टर्म्स में भी समझ लेंगे, मतलब दिखेगा बट वैसे भी समझ में आना चाहिए कि लेट्स से लॉजिक से समझते हैं. मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ, सबसे मेरे आवाज़ पे ध्यान दो कि पहले ये लिख लेते, पहले 100 बच्चे एग्जाम दे रहे थे, नंबर लेते. अभी उसमें से 60 पास हुए थे, 40 फेल हुए थे. ये पास है, ये फेल है. अभी वो क्या बोल रहे कि 40 एक्स्ट्रा बच्चों ने एग्जाम दिए, 40 एक्स्ट्रा बच्चों ने एग्जाम दिए, मतलब अभी 140 बच्चों ने एग्जाम दिए. और पहले जितने फेल हुए थे उससे 10 कम फेल हुए, मतलब अभी फेल 30 ही हुए. ठीक है, पहले 40 फेल हुए थे, अभी 30 ही फेल हुए, तो पास कितने हो गए, 110. ठीक है, तो समझ में आ रहा है. तो एक्स्ट्रा पास कितने हो रहे गाइज, डिफरेंस देखो, जो 50 बच्चों का डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा बच्चे जो 40 ऐड हो रहे, प्लस 10 बच्चे कम फेल हो रहे. तो ऑब्वियसली वो 10 बच्चे कम फेल हो रहे मतलब वो पास में ऐड हो रहे ना. ऑलराइट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही रहने वाले.
100 के 140 हो गए क्योंकि वो 40 बढ़ गए, ठीक है, बट 10 बच्चे कम फेल हो रहे, मतलब वो 10 बच्चे पास में ऐड हो गए, ठीक है, तो वो डिफरेंस बराबर 50 का आएगा कि 50 एक्स्ट्रा अभी पास हो रहे, ठीक है, पहले से 50 एक्स्ट्रा पास हो रहे, दैट इज दी, मतलब टोटल स्टूडेंट्स 13x प्लस 40 हो गए। अभी देखो, तो 13x प्लस 40, उसमें से मैं फेल वाले स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, -3x प्लस 10, माइनस माइनस ये हो जाएगा, तो 10x प्लस 50, पहले पास्ट कितने थे 10x, अभी कितने हो रहे बराबर 50 से बढ़ रहे, ठीक है। अभी क्या दिया, आई होप दिस इज क्लियर। देन द रेशियो ऑफ दोज हु पास टू दोज हु हैव फेल्ड इन द एग्जाम वुड हैव बीन 5:1। अभी पास कितने हो रहे 10x प्लस 50, ठीक है, जैसे हमें मिला वो 10x प्लस 50 पास हो रहे, फेल कितने हो रहे 3x माइनस 10, और इसका उन्होंने रेशियो दिया है 5:1। सिंपल क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आ जाएगी 15x माइनस 50, 100 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 20। पूछा क्या है, देन इफ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एन एग्जाम, हमें वही निकालना है। तो अभी ये इफ का है, अगर ये हुआ नहीं, व्हेन बोला रहता तो ये हुआ है इस सिचुएशन, ये इफ है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो जब भी उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ओरिजिनल केस का ढूंढना है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर ये व्हेन 40 मोर स्टूडेंट्स हैव टेकन द एग्जाम, फिर अपन बाद में कभी निकाल सकते हैं, दैट कैन बी पॉसिबल, बट बिकॉज दिस इज ओनली हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो नहीं निकालना है हमें, तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, तो ओरिजिनल स्टूडेंट्स ही निकालने। तो दिस इज नथिंग बट 13x, x की वैल्यू इज 13 इंटू 20, 260। कुछ भी डाउट्स रह गए, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। आई होप कि मजा आ रहा है। ये अभी 8th क्वेश्चन था, लेट्स, ऑल राइट, LR पजल्स है बेसिकली। 9 पर्सन्स AQBS, अच्छा वो भी ऑर्डर में नहीं दिए, लिव ऑन अ सेपरेट फ्लोर ऑफ अ 9 फ्लोर बिल्डिंग, नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, स्टैंडर्ड, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर क्या है 1 है, फिर फर्स्ट फ्लोर है उसकी वैल्यू 2 आएगी, सेकेंड की 3rd आएगी, 4th आएगी, 5th आएगी, 9 लोग है ना, 7 8 9 तक जाएगी, मतलब बेसिकली 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, 7th फ्लोर, 8th फ्लोर। अभी इसमें कुछ नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा, हमें लोगों को बिठाना है ये फ्लोर्स पे, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। ऑब्वियसली फिर वो और कॉम्प्लिकेट कर सकते कि इसको ब्लू कलर अच्छा लगता है, वो उसको ऑडी अच्छी लगती है, ठीक है, इसको डांस आता है, और कॉम्प्लिकेट कर सकते, तो वेरिएबल्स हमेशा देखने। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ भी नहीं, बस वेरिएबल्स क्या है, फ्लोर, ठीक, पर्सन, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, इजी लेवल का क्वेश्चन ही है। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, 9 लोग है, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, वो देखा है हमने। एक्स लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर अबव द फ्लोर नंबर 5, 5 के ऊपर एक्स के लिए ऑप्शन कितने हैं, 2 ही है, ऑड नंबर्ड फ्लोर अबव द फ्लोर नंबर 5, तो या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा, तो 2 पॉसिबिलिटी, दोनों बना लेते, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, बस फिर कंडीशंस हटाते जानी है, एक्स ये हटा दिए, ठीक है। देर आर 2 पर्सन लिविंग बिटवीन एक्स एंड एस, एक्स एंड एस के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ पे एस हो सकता है कि ये कंडीशन में, तो एस एंड एक्स के बीच में एक ही हो जाएगा, तो एक्स यहाँ पे एस के लिए ऑप्शन ही नहीं है, सिमिलरली यहाँ पे एस के लिए ऑप्शन ही नहीं, अभी तक 2 कंडीशंस ही है हमारे पास, ज़्यादा कंडीशंस नहीं है। देर आर 2 पर्सन, तो ऐसी करनी है क्वेश्चन सॉल्व, एक एक कंडीशन लेना है, फिर देर विल बी अ टाइम वेयर विल बी एबल टू कॉन्ट्राडिक्ट, वो वाला टर्म हटा देना, वो वाला केस हटा देना। बी लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो एस, एस के ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए बी, और ऑड नंबर्ड फ्लोर पे, ठीक है ठीक है ठीक है, होल्ड पे रखते, तो बी के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज है, तो मैं बना रहा नहीं हूँ, ठीक है, देखते हैं और कुछ निकलता है क्या, उसके बाद अपन करेंगे उसको सॉल्व। इरेजर ये हटा दे रहा हूँ, ऑलराइट, ठीक है, नहीं ब्लैक यूज करो ना, अभी ब्लैक ही यूज करता हूँ, फिर जो परमानेंट अपना सोल्यूशन आएगा उसको रेड में। देर आर एज मेनी पर्सन लिविंग बिटवीन एस एंड यू एज बिटवीन एस एंड वी, होल्ड पे रखो, यू लिव्स बिलो एस, ठीक है, एक हिंट है, ठीक है, यू एस के नीचे है, यू एस के नीचे है, ठीक है, ये केस में देखते हैं, अगर यू यहाँ पे है तो वी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एस और यू के बीच में जितने लोग हैं उतने एस एंड वी के बीच में, एस एंड यू के बीच में 0 है, तो एस एंड वी के बीच में भी 0 आएंगे,
एस एंड यू के बीच में एक है तो एस एंड वी के बीच में भी एक आएगा, ठीक है। उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्या? यस है, कि अगर एस यहाँ पे यू है तो एस को दो छोड़ के वी, तो यहाँ पे वी आ जाएगा एक्स की जगह पे, जो पॉसिबल नहीं ये केस के लिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं अगेन, ये केस के लिए भी दो छोड़ के पॉसिबल नहीं है, ये वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला केस ही पॉसिबल होगा एस एंड यूवी के पोजीशंस के लिए। होल्ड पे रखो, होल्ड पे रखो, देखते कुछ तो। हाँ, क्यू लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऐसे स्टेटमेंट्स ढूंढना जरूरी है, उससे ना बहुत चीजें क्लियर हो जाती कि ग्राउंड फ्लोर पे क्यू है तो दोनों केस में एक ऑड का उन्होंने दिया था बी का, तो फर्स्ट वाला केस मतलब फर्स्ट फ्लोर सॉरी फर्स्ट नंबर्ड फ्लोर तो है नहीं बी के लिए, उतना हट जाता है, तो बी के लिए बचता है ये, बी के लिए बचता है ये, बी के लिए बचता है ये, प्लस उन्होंने बोला है B does not live immediately above and immediately below S, तो ये केस में B के लिए एक ही जगह है, 5 पे भी नहीं, 3 पे भी नहीं, 1 पे भी नहीं, 7 पे X है, तो यहाँ पे B बना दे रहा हूं। ये केस में S के ऊपर नहीं है B, S के नीचे नहीं है B के लिए वापस से ये केस में भी एक ही ऑप्शन है, ठीक है। उन्होंने कुछ दिया है क्या? देयर आर एज मेनी, हाँ, B lives on an odd numbered floor but not immediately above या below S, बस उतना ही दिया है। ऑड नंबर्ड फ्लोर, फिर वापस से ये केस में भी बी के लिए एक ही बचता है, नहीं सॉरी बाकी भी है ना, 7 है, ठीक है। एस क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर्ड फ्लोर पे, तो उसके ऊपर और नीचे इवन है, तो 7 भी पॉसिबल है, तो इस केस में अपन क्या कर लेते हैं, ऑलराइट, हाँ, तो अपन इजी है गाइस, कुछ टेंशन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, डुएबल है, तो बी यहाँ पे हो सकता है, दिस इज वन केस। सेकेंड केस इसका ही क्या हो जाएगा, क्यू यहाँ पे है, बी यहाँ पे नहीं होके, सॉरी ये 2 पे हो गया, हमें बी चाहिए ऑड बेस पे, माय बैड गाइस, ऑलराइट, बी यहाँ पे हो सकता है, इस केस में बी 5th फ्लोर पे हो सकता है, ऑलराइट। तो हाँ, तो तुम बोलोगे कि सर ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 2, तो कौन सा वो बोल रहे, तो वो नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये नंबर 2 वगैरह, तो ये ना कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, ये हटा दो, इसकी वजह से मेरे को ये हो रहा है कि अच्छा मैं ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है, ठीक है। तो ये वाले नंबर्स ही कंसीडर करने। नेक्स्ट एक केस आ जाएगा बी, फिर 2 छोड़ के, नहीं बी एस यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, और एक केस आ जाएगा एक्स यहाँ पे, बी 7 पे, एस यहाँ पे, अच्छा एस इवन पे है गाइज, ओ इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था गाइज, तो एस इवन पे है तो उसके ऊपर और नीचे दोनों केस में बी आ ही नहीं सकता, तो ये वापस से इतने सारे नहीं आएंगे, इसलिए ये नंबर हटा दो, ठीक है। तो एस के ऊपर बी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो फिर 7th इस पे आ जाएगा, नीचे नहीं हो सकता, 5th पे आ जाएगा, यहाँ पे हो सकता है और कोई जगह नहीं, तो ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, तो नंबर्स रखो मत वो, ठीक है, वो गेट रीड ऑफ दोज नंबर्स, ऑलराइट। आई होप दैट इज क्लियर कि क्यों हटाया मैंने ये डायग्राम वापस से थोड़ा सा अच्छा बनाते, ऑलराइट। अभी क्या है वो भी मैंने यूज कर लिया, बी लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। अभी एस एंड वी के इस पे आते हैं, ऑप्शन नहीं, ठीक है। ठीक है, आगे के भी कंसिडर करते, तब तक ये होल्ड पे ही रखते। देयर इज 1 पर्सन लिविंग बिटवीन सी एंड एक्स, सी एंड एक्स के बीच में 1 पर्सन है, तो ये कंडीशन के लिए सी तो एक ही ऑप्शन है, दिस इज सी एंड एक्स के बीच में एक ही जन है, ठीक है, तो सी के लिए एक ही जगह है, दैट इज दिस। सिमिलरली ये केस में भी सी एंड एक्स के बीच में एक ही जन है, तो यही ऑप्शन है। अभी तक 2 के अलावा कोई भी हमें और केस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आई थिंक जब एस एंड यू कंसिडर करेंगे, एस एंड वी कंसिडर करेंगे, तब लेना पड़ेगा। डी डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, डी को भी ऑड जगह पे ही चाहिए, तो ऑड कौन सा है, ये इवन है, ये इवन है, ये एक ऑड बचता है डी के लिए, फिर डी के लिए एक ही जगह है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं डी के लिए एक ही जगह। अभी तक देखो कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, अभी एस एंड वी और एस एंड यू से कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट अबव सेकेंड फ्लोर, सेकेंड के ऊपर इवन नंबर फ्लोर पे, तो ए के लिए यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, इस केस में यहाँ पे और यहाँ पे जगह है, तो ए की वजह से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ रहे, मतलब इसमें 2 केसेस आएंगे, इसमें 2 केसेस आएंगे। होल्ड पे रखो, एस एंड यू और एस एंड वी का देखते हैं अभी, ठीक है, ये देखते। डी को मैंने बिठा दिया, ये भी हटा दो।
देर आर एज मेनी पर्सन लिविंग बिटवीन एस एंड यू एज एस एंड वी एंड यू लिव्स बिलो एस, एस के नीचे यू चाहिए, तो ये केस में एस के नीचे यू एक ही जगह है, तो एस यू यहाँ पे आएगा, फिर एक छोड़ के यू था तो एक छोड़ के यहाँ पे वी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ये फिट हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं एस के नीचे यू के लिए यहाँ पे जगह है, ठीक है, एस के नीचे यू के लिए यहाँ पे जगह है, ऑलराइट, यू यहाँ पे हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी ये केस में गाइस देखो, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है ध्यान दो, एस के नीचे एक ही जगह क्यों मैं बोला यू के लिए, यहाँ पे जगह है यू के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि ए हैज टू बी अबव सेकेंड फ्लोर ऑन एन इवन नंबर, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। अगर मैं एस को यहाँ पे यू को यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, तो एस के एक छोड़ के नीचे यू है तो एक छोड़ के ऊपर वी आना चाहिए, बराबर फिट हो रहा है, पर फिर अपने लिए ए के लिए सेकेंड फ्लोर हो जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके अपोज में अगर यू को यहाँ पे दे देता हूँ तो एस के नीचे एक दो तीन छोड़ के यू है, तो एक दो तीन छोड़ के वी आ जाएगा 9 के ऊपर, जो अगेन नॉट पॉसिबल है, ये गलत है। तो ये अपना सही हो रहा था और यहाँ पे कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था, तो यह करेक्ट अरेंजमेंट वुड बी बी ए एक्स वी, ये एक्स है, सी एस डी यू क्यू। आई होप आई एम क्लियर, कुछ भी डाउट्स रह गए पूछो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। रिस्पेक्ट टू ए एज पर द गिवन अरेंजमेंट ओनली 3 persons लिव बिटवीन ए एंड क्यू, ए किधर है, ए एंड क्यू के बीच में बहुत है, ए क्योंकि एथ पे, क्यू फर्स्ट पे, ओनली 3 persons लिव अबव ए, नहीं ए क्योंकि एथ पे है तो ए के ऊपर सिर्फ एक पर्सन है, ओनली 1 person लिव्स बिटवीन ए एंड एस, नहीं ज्यादा है, ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। अरे बहुत फालतू क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर उन्होंने दिया है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये हाथ के क्वेश्चंस है, इस पे ध्यान देते जाओ। एटलीस्ट कैसा है कि पजल मुश्किल लग रहा है ना, क्वेश्चंस तो भी देखते जाओ। कभी कभी क्या रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, 5 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से 4 सही है ना, ठीक है, तो वो 4 ऑप्शन मतलब ठीक है, आई नो कि हमें पता नहीं कि कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है, पर प्रोबेबिलिटी है कि 4 मतलब 5 में से 4 ऑप्शंस ट्रू है, तो 80% तुम्हें वो ट्रू वाले हैं, 20% फॉल्स वाले, तो एक अज्यूम करो कि ये ट्रू होगा, तो मैं कर पा रहा हूँ क्या, नहीं कर पा रहे हो, तो बाकी के 4 ट्रू हो गए, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स भी ढूंढते जाओ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर नंबर डज डी लीव, डी कौन से इस पे रहता है, डी रहता है 3rd इस पे, ठीक है, 1st 2nd 3rd, डी इज ऑन 3rd, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ये डी की फ्लोर पूछ रही है ये क्वेश्चन में। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हु लिव्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली बिलो सी, इमीडिएटली बिलो सी एस है, सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्संस लिव बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू एंड एस के बीच में 2 लोग है, हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5 सी, नन ऑफ द अबव, सी रह रहा है ना यहाँ पे, तो नन ऑफ द अबव, यू हैव टू बी दैट कॉन्फिडेंट है, ऐसे और नहीं नन ऑफ द अबव आया, ऐसे होता नहीं, होता है, नन ऑफ द अबव भी आंसर आ सकता है, इसलिए ऑप्शंस में दिया है। ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रिलेटेड टू अरेंजमेंट या पजल या जो भी कहो, अरेंजमेंट का क्वेश्चन या पजल करना है सॉल्व हमें एग्जाम में, प्रोवाइडेड तुम एक पजल का हमने अलग से वीडियो बनाया था, वो भी देख लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। बट पजल्स में वेरिएबल्स किसमें, इसमें कितने है वो देखते जाओ, इसमें सिर्फ फ्लोर्स एंड पीपल, दैट्स इट, सिंपल 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, कभी कभी 4 कि फ्लोर्स है, पीपल है, कार्स है, कलर्स है, 4 वेरिएबल्स हो गए, कॉम्प्लिकेट हो जाता है फिर, ठीक है, उतने आइट्रेशंस परम्यूटेशंस बढ़ जाते हैं, तो वो मार्क फॉर रिव्यू करो, वापस आओ, 3 वेरिएबल्स के भी डूएबल रहते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहता, ठीक है, कि फ्लोर्स है, पीपल है, कार्स है, वी कैन डू इट, फ्लोर्स है, पीपल है, कार्स है, कलर्स है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, ये 5 मिनट का क्वेश्चन था मैक्स, वेरी इजी, बेसिक लेवल। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, इनइक्वालिटीज का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सिंपल रहता है, ओ इज लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एच इक्वल टू बी, ठीक है, अभी कंपेयर कर रहे ओ एंड टी, तो टी किससे कंपेयर है, टी इज ग्रेटर देन एच, ठीक है, तो हमारा चेन कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, तो टी एंड ओ में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, यही ऐसे होता, ग्रेटर देन टी, इसमें रिलेशन निकाल सकते क्या, नहीं, क्योंकि चेन ब्रेक हो रही है, चेन ब्रेक होना मतलब ये देखो, ये सारे लेस देन है, लेस देन इक्वल टू चलता है, ये लेस देन है, इक्वल टू साइन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द चेन, इसमें ग्रेटर देन आ गया तो चेन हैज बीन ब्रोकन, तो हम लोग रिलेशन नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि एच इज ग्रेटर देन ओ, एच इज ग्रेटर देन टी,
तो ये 35 है सपोज, ये 23 है, ये 21 है, ठीक है। ये एक कंडीशन हो सकती है। उस केस में क्या हो जाएगा कि O इज ग्रेटर देन T। ये कंडीशन उल्टी हो सकती है, ये 21 है, ये 35 है, ये 23 है। उस केस में आ जाएगा T इज ग्रेटर देन O। और क्या हो सकता है, ये भी 21 है, ये भी 21 है, दोनों इक्वल हो गए उस केस में, तो हम लोग जज नहीं कर सकते। तो T ग्रेटर देन O इस केस में ट्रू है क्योंकि चेन कंटिन्यू हो रही है। J इज लेस देन F, J और F का देखते हैं अभी। तो O इज लेस देन J, J का किसके साथ है, H, और H इज लेस देन F। देखो ये F इज ग्रेटर देन H इज नथिंग बट H इज लेस देन F। आई होप कि इनइक्वालिटीज के बेसिक पता है, जिनकी तरफ पॉइंट है वो छोटा होता है, ठीक है। तो इसकी तरफ पॉइंट है तो वो छोटा है, इसको मैं उल्टा भी ऐसे लिख सकता हूँ। सो दिस इज ये, तो चेन फॉलो हो रही, तो F इज ग्रेटर देन J, ठीक है। ग्रेटर देन J सही है ये भी। यही अगर F इज ग्रेटर देन मतलब H ग्रेटर देन इक्वल टू H होता तो हमारा आंसर F इज ग्रेटर देन इक्वल टू J आता। ये इक्वल टू साइन दोनों जगह, इसलिए कोई एक जगह पे इधर भी अगर इक्वल टू साइन नहीं होती तो नहीं, फिर F इज ग्रेटर देन J स्ट्रेट अवे, ठीक है। दोनों सही है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। इजी क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन था। डाउट्स रह गए तो पूछो। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन इज गोइंग टू हिज ऑफिस फ्रॉम, अगेन एक पजल है, इसमें भी देखो कि कितने क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन है। छोटा पजल है गाइस, रिलेटिवली इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मतलब देखते हैं मुश्किल है कि नहीं, पर छोटा है इसलिए साइज से ऐसे नहीं लग रहा कि मुश्किल होना चाहिए। अ मैन इज गोइंग टू हिज ऑफिस फ्रॉम मंडे टू संडे, डेज है, मंडे टू संडे हर दिन जाते हैं ऑफिस, ठीक है। और टाइम स्लॉट्स दिए, टाइम स्लॉट्स एंड डेज वापिस से इसके जैसे ही है, 2 वेरिएबल्स है, ये केस में भी 2 वेरिएबल्स है, सिंपल, ठीक है। मैन जा रहा है, उसमें भी मंडे से लेके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये डेज भी फिक्स है, ठीक है। जैसे उस केस में फ्लोर्स हमने फिक्स कर दिए, फिर ऊपर नीचे किया लोगों को, इसमें भी वैसे ही करेंगे कि जो फिक्सेबल है उसे फिक्स कर देंगे और इसके टर्म्स में अभी स्लॉट्स निकालेंगे। ओके, स्लॉट्स निकालते हैं अभी, टाइम स्लॉट कौन कौन से टाइम में है, ठीक है। बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है अलग अलग, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा बनाया। डिफरेंट टाइम स्लॉट्स आर 7:30, 8:30, टाइम स्लॉट्स लिख लेते, इजी जाएगा। 7:30, 8:30, 8:45 था आई थिंक, फिर कितना था, 9:30, 10:30, 9:30, 10:30, 10:45, 11:30, ऑल राइट, 11:30 ऐसे दिया होगा। अभी और कुछ कंडीशंस दिएगी। टाइम स्लॉट मस्ट बी डिफरेंट ऑर्डर, टाइम स्लॉट अलग अलग ऑर्डर में होना चाहिए गाइज। टाइम स्लॉट आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव इन कॉन्जिक्यूटिव डेज, डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, नंबर 1 कि 7:30 लिख दे, ऑब्वियस है वो, बट 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज का, ठीक है। टाइम स्लॉट आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव इन कॉन्जिक्यूटिव डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जाके समझेगा, मतलब एग्जाम्पल अगर लेना है तो यहाँ पे थर्सडे का अगर टाइम स्लॉट लेट से 8:30 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट डे का 8:45 नहीं हो सकता, ठीक है। 2 डेज उन्होंने बोला है गाइज, टाइम स्लॉट आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव इन कॉन्जिक्यूटिव डेज, तो वेडनेसडे थर्सडे भी तो कॉन्जिक्यूटिव डेज है, तो यहाँ पे भी 8:45 नहीं हो सकता। कॉन्जिक्यूटिव आ गए ना, एक के पीछे एक आ गए, मतलब ये अगर नंबर 5 है, ये नंबर 4 है, 4 और 5 भी नहीं आ सकता, 5 और 4 भी नहीं आ सकता, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है वो, ठीक है। इसलिए वेडनेसडे पे भी 8:45 नहीं आ सकता, फ्राइडे पे भी। आई होप दिस इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी अभी अपन परम्यूटेशंस करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा कहीं ना कहीं, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यही एक आसरा है, यही एक बेसिस है, दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरे क्योंकि कंडीशंस दिए है ही नहीं उन्होंने, मतलब ऑब्वियसली वो रहेगा कि ये इसके एक दिन पहले एक दिन बाद है, पर ये बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये कंडीशन उन्होंने अलग से मेंशन की है, ठीक है। टाइम स्लॉट, मैन इज गोइंग टू 9:30 AM, सिंपल, ये जो अफर्मेटिव वाले और डायरेक्टली लिख दो, यहाँ पे 9:30 AM है सैटरडे का, ये फिक्स हो गया, ठीक है। दिस इज फिक्स्ड, ये हटा दे रहा हूँ मैं, ये फिक्स हो गया है। देर इज 15 मिनट्स गैप बिटवीन वेडनेसडे एंड संडे टाइम स्लॉट। अभी 15 मिनट्स वाले ढूंढते कितने, 7:30, 7:45 नहीं है, 8:30, 8:45 है, 10:30, 10:45 है, तो 2 ऑप्शंस है और 15 मिनट्स का गैप है। देर आर 2 ऑप्शंस एंड 15 मिनट्स का गैप है। 2 ऑप्शंस कैसे कि वेडनेसडे और संडे भी है, उसमें भी 2 प्रोबेबिलिटी, मतलब 8:30 और 8:45 भी है, 10:30, 10:45 भी है। बहुत आइट्रेशंस हो गए तो होल्ड पे रखते हैं, मैं बस क्या करता हूँ वेडनेसडे एंड संडे,
वेनेसडे और संडे को मार्क करो। ओह गाइज ये संडे है, अपना सैटरडे था, सैटरडे को 9:30 को जा रहा है। ऑल राइट, मंडे से स्टार्ट किया था ना मैंने। ऑल राइट, तो ये आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 15 मिनट का गैप है, ठीक है, 15 मिनट्स वो ध्यान रहेगा मेरे, ठीक है। देर इज 1 आवर गैप बिटवीन द टाइम स्लॉट ऑफ सैटरडे एंड वेनेसडे, इजी, उन्होंने 1 आवर का गैप भी दिया है सैटरडे और वेनेसडे। सैटरडे यहाँ पे, वेनेसडे पे आएगा 8:30 और 10:30 भी है कि यस, तो वेनेसडे पे आएगा 8:30 और एक बना लो पॉसिबिलिटी, वेनेसडे पे आएगा 10:30, क्योंकि 1 घंटे का गैप है यहाँ पे, 9:30 फिक्स्ड है। अभी इससे मेरा और एक चीज क्लियर हो जाएगी, 15 मिनट्स का गैप है, यहाँ पे 8:30 है, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी संडे को 8:45, क्योंकि 8:15 तो है नहीं। सिमिलरली यहाँ पे 10:30, तो उन्होंने इक्वेशन भी इजी करके दिया है गाइस अपने को, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। देखते हैं, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। There are 2 days gap between 7:30 a.m. and 11:30 a.m. slot. Both of the time slot do not happen on Friday. ठीक है, फ्राइडे को नहीं हो रहे वो, 11:30 और 7:30 फ्राइडे को नहीं हो रहे, 11:30 और 7:30 फ्राइडे को नहीं हो रहे, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहे। और 2 दिन का गैप है, 2 दिन का गैप है गाइज, मतलब एक दिन फिर एक्स वाई 2 दिन का गैप, फिर सेकेंड दिन है, मतलब ऐसे 4 दिन मिलने चाहिए। तो 4 दिन फ्राइडे को नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ही पॉसिबल है, उसमें भी 2 दिन का गैप है, बीच में 2 दिन आने चाहिए, तो ये और ये पॉसिबिलिटी है, दैट्स इट, ठीक है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। आई होप दैट इज क्लियर। तो अभी हमारे पास टोटल कंडीशंस कितने हो जाएंगे, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज है, 4 हो जाएगी, दैट्स इट, क्योंकि इनके भी ये ऑलरेडी 2 है और प्लस मतलब और 2 आ रहे हैं अपना, तो 2 into 2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आई होप फंडे क्लियर है, तो बस बना लेते हैं और हटा देंगे, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, 7:30 एंड 11:30, देर आर 2 days गैप बिटवीन 7:30 एंड 11:30, तो ये 7:30 है 1 2, ये 11:30 है, सिमिलरली ये 7:30 है, ये 11:30 है, अभी उल्टा, ये 11:30 है, ये 7:30 है, और ये बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, 4 मैं बस दिखा रहा हूँ कि तुम्हें कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करना है। 11:30 है, 7:30, बाकी सेम लिखो, इसका वापस से यहाँ पे 11:30 वाला नहीं हुआ है ना, 8:30 लिखो, ये 9:30 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 8:45। ये केस में क्या हो जाएगा, एक मेरे को हिंट दिख रही है, ठीक है, बताता हूँ, ठीक है, चमक रहा है कि तुरंत दिख रहा है कौन सा हमें इग्नोर करना है, कौन सा इंक्लूड करना है, ठीक है, 9:30 और यहाँ पे 10:45। ऑलराइट, अभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, अभी देखते हैं ना और हिंट दिए क्या। ये हो गया, यूज हो गया, टाइम स्लॉट आर नॉट कंसेक्यूटिव ऑर्डर, देर इज 15 मिनट्स गैप। अच्छा, अभी देखते हैं कि बचता क्या है, ठीक है। 7:30 यूज्ड है, 7:30 हर जगह यूज्ड है क्या, यस हर जगह। 8:30 इज यूज्ड एवरीवेयर, 8:30 इज नॉट यूज्ड एवरीवेयर। यहाँ पे अगर 8:30 लेता हूँ तो 8:45 लिया है मैंने, ठीक है, जो जो हर जगह यूज्ड है ना वही देखते हैं। 7:30 इज यूज्ड एवरीवेयर, तो वो हट गया। 8:45 यूज्ड एवरीवेयर है क्या, 8:45 इज नॉट यूज्ड एवरीवेयर। 9:30 इज यूज्ड एवरीवेयर, यस वो हट गया। 10:30 इज यूज्ड एवरीवेयर, नो। 10:45 इज यूज्ड एवरीवेयर, नो। 11:30 इज यूज्ड एवरीवेयर, 11:30 यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यस। तो बचते क्या है अपने पास, ये 4 ऑप्शंस, ठीक है। उसमें भी अभी ध्यान दो, अभी ना लेट्स ट्राई कॉन्ट्राडिक्टिंग नाउ इटसेल्फ बिफोर ट्राइंग टू फिट इन द 2 स्लॉट्स। व्हाट विल डू इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम स्लॉट आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव इन कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो अभी कॉन्जिक्यूटिव 8:45 के बाद क्या है, 9:30। 8:45 के पहले क्या है, 9:30, कॉन्जिक्यूटिव है क्या, यस, हटा दो, इग्नोर, ठीक है। 9:30 के बाद क्या है, 10:30, ठीक है, 10:45 है तो ये इग्नोर नहीं होगा। 10:30 के बाद क्या है, 10:45, तो यहाँ पे 11:30, ये होल्ड पे रखो। सिमिलरली 7:30 के बाद क्या है, 7:30 के बाद 8:30, कॉन्जिक्यूटिव आ गए, इग्नोर, ठीक है। ये 1:30 है क्या, नहीं 11:30 सॉरी, हाँ 10:30, 7:30, 9:30 के बाद क्या है, 10:30 है, तो ये भी इग्नोर नहीं कर सकते। अभी हम लोग ये 2 में ये और इसमें फिल करेंगे।
तो इसमें 7:30 इंक्लूडेड है, 10:30 इंक्लूडेड है, 11:30 इंक्लूडेड है, ठीक है, 10:30 इंक्लूडेड है, 11:30 इंक्लूडेड है, वो सब में इंक्लूडेड था, 9:30 सब में इंक्लूडेड है, 10:30 एंड 10:45 इंक्लूडेड है। तो बचता क्या है, 8:30 और 8:45। ट्राई करते फिट हो रहा है क्या। 8:30, 7:30 के बाद 8:30 आता है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे 8:45 डालूंगा, यहाँ पे 9:30 के पहले यहाँ पे 8:30 डालूंगा। ऑलराइट, अभी इस पे देखते, तो इस पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सही होना चाहिए, इसमें कुछ तो भी कॉन्ट्रडिक्शन आना चाहिए होपफुली, ठीक है। तो इसमें वापस से 8:30 और 8:45 है हमारा। यहाँ पे अगर मैं 11:30, 8:30 और 8:45 है, राइट, हाँ, तो 8:45 यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ मैं, क्योंकि तुरंत फिर 9:30 आ जाएगा। तो 8:30 यहाँ पे 8:45 यहाँ पे डालूंगा, 8:30 यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन यस है, तो क्या दोनों केस में कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो रहा है, सही आ रहा है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने 8:30 डाला, पर 7:30 के बाद 8:30 आ रहा है ना, तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है। भले फिर मैं यहाँ पे 8:45 डालूँ और यहाँ पे 8:30 डालूँ, फिर क्या हो रहा है, 8:45 के बाद 9:30 आ रहा है, ठीक है। तो ये गलत है, मेरा सही आ गया ये, ठीक है। आई होप यही कैच था ये क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था कि कॉन्जिक्यूटिव वाला समझ में आना चाहिए था, कि पहले भी अगर आता है तो दैट इज ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिव गाइज। कॉन्जिक्यूटिव इज ऐसे नहीं कि 4 और 5 ही कॉन्जिक्यूटिव है, 3 और 4 भी तो कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। तो उसके पहले भी आया तभी भी, मतलब 5-4 हो गया, वो भी कॉन्जिक्यूटिव है, 5-4-3-6, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो पहले आया 5-4 के या बाद में आया, इट्स स्टिल कॉन्जिक्यूटिव, तो वो कैच था। अभी क्वेश्चन इजी है, वंस दिस इज डन। हाउ मच टाइम डिफरेंस इज देयर बिटवीन मंडे एंड थर्सडे टाइम स्लॉट। मंडे एंड थर्सडे 4 घंटे का, ठीक है। एक बार ये हो गया तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं। व्हाट इज द टाइम स्लॉट ऑफ ट्यूसडे, ट्यूसडे का 8:45। इफ द टाइम स्लॉट्स आर, अभी ये क्वेश्चन ध्यान दो, इफ द टाइम स्लॉट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन हाउ मेनी टाइम स्लॉट्स विल रिमेन अनचेंज। मतलब मैं अरेंज कर रहा हूँ अभी ऐसे 7:30, 8:30 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंड हो रहा है वो, डिसेंड नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है ना टाइम। 8:30, फिर 8:45, फिर 9:30, फिर 10:30, 10:45, 11:30, ठीक है। अभी इसमें से कितने अनचेंज्ड है देखना है, तो 7:30 अनचेंज्ड है, क्योंकि ये पहले भी 7:30 था। यहाँ पे 8:45 है, तो ये चेंज हो गया। फिर तीसरा भी 10:30 हो गया चेंज, फिर 11:30 है चेंज, 8:30 है चेंज, फिर 9:30 है चेंज, फिर 10:45 है चेंज, तो एक ही है, ठीक है। इन द टाइम स्लॉट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, हाउ मेनी टाइम स्लॉट्स विल रिमेन अनचेंज्ड, ओनली वन, दैट इज द मंडेज। सिर्फ मंडे का अनचेंज रह रहा है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। विच टाइम स्लॉट इज जस्ट बिफोर 10:30 AM का, 10:30 AM के जस्ट पहले कौन सा है, 8:45, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। 8:45 है ना 10:30 के जस्ट पहले। If the person is 25 minutes late on Thursday, at what time he or she will reach the office? 25 minutes late on Thursday. Thursday को 25, तो 11:55 हो जाएगा वो, 11:55। ऑलराइट गाइज, अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं था। तुम्हें वो कॉन्जिक्यूटिव का बस वही कैच था, बाकी फिर इजी था, 2 ही वेरिएबल्स थे। कुछ भी डाउट्स रह गए कि ऐसे क्यों, वैसे क्यों, आइट्रेशंस क्यों, ये क्यों, वो क्यों, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, दिव्य राज स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, डायरेक्शंस का क्वेश्चन दिख रहा है, 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इजी है क्या देखते। फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, आई होप कि डायरेक्शंस कुछ दिया नहीं, तो अज्यूम कि ऊपर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो नॉर्थ ईस्ट में वो जा रहा है दिव्यराज, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है ये डायरेक्शन में। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, पता नहीं कितना डिस्टेंस, ही रीच पॉइंट बी, ये पॉइंट बी छोटा बनाते, ये पॉइंट बी पहुंच गया, एंड स्टार्ट्स मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट में जा रहा है। डायरेक्शन फिक्स्ड होती है गाइज, ऐसे मत कि अच्छा अभी मैं क्या करूँगा, ये डायरेक्शन में नॉर्थ अज्यूम करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा नॉर्थ की तरफ जाता हूँ, तो ईस्ट ऐसे हो जाएगा, नहीं, ईस्ट फिक्स्ड है, नॉर्थ फिक्स्ड है, ईस्ट तुम्हारा ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। करते हैं वैसी गलतियाँ स्टूडेंट्स, ऑलराइट। तो ईस्ट इज हियर, तो ईस्ट पे कितना चला है, दिया है क्या कुछ,
वॉक्स 6 मीटर्स चलता है टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज 6 मीटर्स, ऑलराइट। फिर पॉइंट सी पहुंच गया वो, ऑलराइट, दिस इज सी, ये बी था, और उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए है, ये डिस्टेंस पता नहीं, ये एक्स है, ऑलराइट। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 3 मीटर, यहाँ से अभी लेफ्ट टर्न है, मेरा मुंह यहाँ पे है, लेफ्ट कौन सा है मेरा, मैं यहाँ पे हूँ, और ये मेरा मुंह है, मतलब ये हूँ मैं, और ये मेरा नाक है, यहाँ पे कान है, ये आँख मेरे यहाँ पे है, ये डायरेक्शन, तो मेरा राइट नीचे है, लेफ्ट उस तरफ है, तो लेफ्ट मतलब टर्न लेना है मुझे, तो मैं नॉर्थ के डायरेक्शन में जाऊँगा अभी। फ्रॉम देयर इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड 3 मीटर्स, तो 3 मीटर्स बराबर, मेक श्योर गाइस कि इसका हाफ बनाओ तुम, ठीक है, इट्स इजी टू विजुअलाइज, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये 6 मीटर है, ठीक है, ये 6 मीटर है, 3 मीटर है ये, ठीक है, बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, आंसर्स भी तुम मतलब ऐसे अज्यूम क्या बोलते हैं कि ऑप्शंस दिए हमें, कुछ निकालने बोला है, तो गेस भी नहीं कर सकोगे तुम, प्रॉब्लम होगा इसमें, तुम क्या गेस करोगे, मतलब आगे और देखते प्रॉब्लम होगा इस केस में, है ना। जब तुम्हारा टू द स्केल ड्राइंग है, ठीक है, कि टू द स्केल ऐसे नहीं कि 6 मीटर में गिन रहा हूँ, बट 6 मीटर जो मैंने लिया है हाइपोथेटिकल, उसके एग्जैक्ट हाफ 3 मीटर आना चाहिए, वो तो फिर स्केल हो गया, तो वो बराबर, मेक श्योर अंदाज है, मतलब ऐसे नहीं स्केल लेके जाओ एग्जाम में, ठीक है। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 5 मीटर्स, अभी यहाँ से 5 मीटर्स गए, 6 से थोड़ा छोटा बना होगा, 3 से थोड़ा बड़ा बना होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सी, फिर डी रीच हुआ, फिर अभी ई पहुंचा है वो, अभी निकालना क्या है, ए बी निकाल, क्या निकालना है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड सी, बेसिक क्वेश्चन गाइस, बहुत सिंपल है, नाइस। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए तुम्हें कि कोई आ गया कि सॉल्व कर रहा है 30 क्वेश्चन, पजल पे ही अटक गया, अरे पजल हो रहा ही नहीं, हो रहा ही नहीं, 10 मिनट गए, 15, ऐसे तुम्हारे फिर हाथ के क्वेश्चन चले जाते, ठीक है। तो सी एंड ई अपना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, ये 5 मीटर्स है, ये 3 मीटर्स है, तो ये तो राइट एंगल्ड है, टर्न सारे राइट एंगल होते हैं, आई होप कि गाइज वो पता है, राइट टर्न ले रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो राइट टर्न एग्जैक्ट 90 डिग्रीज पे होता है, तो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज √34, ठीक है। आई होप कि पाइथागोरस थ्योरम पता है, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज 34, ठीक है, तो √34 आ जाएगा तुम्हारा ई सी की वैल्यू। इन विच डायरेक्शन इज ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए की ए किधर है विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है ना उन्होंने, ठीक है, उस रिस्पेक्ट में तुम ये बना लो, ठीक है, उसके बेस, उसके सी पॉइंट पे तुमने बनाना है अपना डायरेक्शंस, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, तो किधर है ए इज हियर, ठीक है, ये वाले इसमें, ठीक है, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम बोलोगे कि सर ए टू बी कितना डिस्टेंस है, वो तो पता ही नहीं, तो ऐसा रहेगा, तो ए से जस्ट निकला है बी, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, ये रीजन में, ठीक है, अगर ये मेरा साउथ है, ये वेस्ट है, अपने केस में जनरली देखो ये साउथ वेस्ट रहता है ऐसा, ठीक है, ये साउथ वेस्ट है, इसके बीच में कहीं पे भी ना तुम साउथ वेस्ट मार्क कर दो, ठीक है, सेफ कि ये साउथ वेस्ट है। अभी तुम हमें क्योंकि ए का ए टू बी डिस्टेंस दिया नहीं उन्होंने, वेस्ट ऑप्शन है क्या, दिया है, वेस्ट भी ऑप्शन दिया है, मतलब वैसे एम्बिग्यूटी रखी उन्होंने कि अगर मैं अज्यूम करूँ कि ये डिस्टेंस इतना इनफाइटेसिमली स्मॉल है कि ए से बी ऐसे इधर ही है, मतलब बी, ए इज ऑलमोस्ट बी के पास में ही है, तो बी इज टू द वेस्ट ऑफ सी देखा जाए तो ये भी वेस्ट होना चाहिए, ठीक है, तो वो एम्बिग्यूटी रखी, बट तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में स्कोर लाना है, तो मार्क साउथ वेस्ट एंड मूव ऑन, ज्यादा सोचो मत कि क्या आएगा वेस्ट आएगा, आई होप कि वो वेस्ट वाला कंसेप्ट समझा तुम्हें, ठीक है, तो मार्क साउथ वेस्ट, ये रीजन में कुछ भी आया तो साउथ वेस्ट मार्क करो, आइडियली साउथ वेस्ट एग्जैक्टली 45 डिग्रीज पे आना चाहिए, ठीक है, बट मार्क साउथ वेस्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रह गए आज देम, दैट्स इट, एलआर और कॉन्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वर्बल पे जाते, कुछ भी डाउट्स रह गए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कॉन्ट्स के मैं सॉल्व करूंगा, एलआर के मैं सॉल्व करूंगा, वर्बल के मल्लर सर सॉल्व करेंगे, कुछ भी डाउट्स रह गए गेट देम क्लियर। Now we will look at next set of questions that are related to verbal. Now this is a reading comprehension question. 3 मिनट देता हूं, आप ये 3 मिनट में पैसेज पढ़ लीजिए। A distinction should be made between work and occupation.
किसमें? वर्क एंड ऑक्यूपेशन में. वर्क implies necessity. It is something that must be done, contributing to the means of life in general and to one's own subsistence in particular. Subsistence मतलब sustenance, आपके गुजारे के लिए क्या चीजें लगती है, सो उससे रिलेटेड है. Occupation absorbs time and energy as long as we choose to give them. It demands constant initiative and it is its own reward. ठीक है, सो इनका कहना है कि वर्क इज अ नेसेसिटी. इट इज समथिंग दैट मस्ट बी डन. कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो उससे क्या होता है? इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मीन्स ऑफ लाइफ. मीन्स मतलब इसको कहना है कि वापस से जो जिंदगी गुजारने के लिए आपको चीजें लगती है वो आपको वर्क थ्रू मिलती है. जैसे एंड टू वंस ओन सब्सटेनेंस, जिससे आपका गुजारा हो जिंदगी में. ऑक्यूपेशन एब्जॉर्ब्स टाइम एंड एनर्जी एज लॉन्ग एज वी चूज. यहाँ पे चूज है, ठीक है, ऑक्यूपेशन. और वर्क क्या है? वर्क इज अ नेसेसिटी. So it demands constant initiative and it is its own reward. For the average person, the element of necessity in work is valuable because it saves them from the mental stress involved in devising outlets for their energy. Work has obvious utility for them. Work has obvious utility for them and it brings the satisfaction of tangible rewards. Tangible rewards मतलब इनका कहना होगा पैसों से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक चीजों से. Whereas occupation is an end in itself. End in itself. तो इनका कहना है कि occupation is its own reward. And we therefore demand that it shall be agreeable. Work is usually the means to other ends. Ends that present themselves to the mind as sufficiently important to compensate for any disagreeableness in the means. There are forms of work, of course, in which external compulsion is reduced to a minimum and are hardly to be differentiated from occupation. So इसका कहना है अलग अलग टाइप के वर्क्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के वर्क होते हैं. और ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा वर्क मिल जाए जहां पे आप वर्क और ऑक्यूपेशन में डिफरेंशिएट ना कर पाओ. ठीक है, मतलब वर्क यहाँ पे कहा है नेसेसिटी है, मीन्स टू एन एंड है. पर यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि ऑक्यूपेशन इज समथिंग दैट वी चूज, और वो अपना रिवॉर्ड है. मतलब इट इज समथिंग दैट वी लाइक टू डू. बेसिकली इनको ये कहना है, इट इज इट्स ओन रिवॉर्ड ऑक्यूपेशन. सो इनका कहना है कि जहां पे एक्सटर्नल कंपल्शन कम हो जाए एंड आर हार्डली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ऑक्यूपेशन, सो ऐसे काम है मतलब जो करने में मजा भी आए. So the artist, the imaginative writer, the scientist, the social worker, for instance, find their pleasure in the constant spontaneous exercise of creative energy. Find their pleasure in the constant spontaneous exercise of creative energy and the essential reward of their work is in the doing of it. मतलब वही, अगर आप रिवॉर्ड क्या मिलता है? काम करने से आपको खुशी मिलती है, दैट इज द रिवॉर्ड. In all work performed by a suitable agent, there must be a pleasurable element, and the greater the amount of pleasure that can be associated with work, the better. But for most people, the pleasure of occupation needs the addition of the necessity provided in work. It is better for them to follow a path of employment marked out for them than to have to find their own. When, therefore, we look ahead to the situation likely to be produced by the continued rapid extension of machine production. Now यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे कुछ हमने ऐड किया machine production. We should think not so much about providing occupation for leisure as about limiting the amount of leisure to that which can be profitably used. So इनका कहना है आगे जाके अगर ऐसे हुआ, रैपिड एक्सटेंशन ऑफ मशीन प्रोडक्शन हो गया, वी शुड थिंक नॉट सो मच अबाउट प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशन. तभी हमने ऑक्यूपेशन जो है वो लेजर के लिए नहीं करना चाहिए, पर वहां पे हमने क्या करना चाहिए? द अमाउंट ऑफ लेजर दैट वी रीप आउट ऑफ इट वो लिमिट कर दो, और ऐसे जगह फोकस करो टू दैट विच कैन बी प्रॉफिटेबली यूज्ड. सो आपका टाइम जो है वो आप ऑक्यूपेशन से आप लेजर निकाल रहे हो, ले रहे हो, सो वो लिमिट करो लेजर, और जरा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी या बेनिफिट्स के लिए यूज करो आपका ऑक्यूपेशन या लेजर टाइम. वी शैल हैव टू पुट द एम्फेसिस ऑन द वर्क प्रोवाइडिंग rather than the goods providing aspect of the economic process. In the earlier and more ruthless days of capitalism,
द ड्यूटी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम टू प्रोवाइड वर्क वॉज ओवरलोड। तभी हम कहते थे मतलब अर्लियर डेज ऑफ कैपिटलिज्म की कि द ड्यूटी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कैपिटलिज्म का ये ड्यूटी नहीं था टू प्रोवाइड वर्क। ठीक है, द पर्पज ऑफ कॉम्पिटेटिव एंटरप्राइज वॉज टू रियलाइज अ प्रॉफिट। when profit ceased or was curtailed, production also ceased or was curtailed। तो जैसे प्रोडक्शन या प्रॉफिट कम हो गया, वैसे ही आप फिर अर्लियर डेज ऑफ कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन भी बंद कर देते। thus the workers who were regarded as units of labor forming part of the costs of production were taken on when required and dismissed when not required। सो ये जो प्रोडक्शन का पार्ट थे वर्कर्स, तो इनके साथ क्या होता था, जब आपका प्रॉफिट कम होता था तो आपका काम बंद कर देते थे प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन जब बंद कर दोगे तो वर्कर्स अफेक्ट होते थे, और जैसे आपको लग रहा है कि प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा या होगा, तब आप वापस वर्कर्स को हायर कर देते। ठीक है, यही कहना है उनको। were taken on when required and dismissed when not required। they hardly thought of demanding work as a right, they called workers। And so long as British manufacturers had their eyes mainly on the markets awaiting them abroad, they could conveniently neglect the fact that since workers are also consumers, unemployment at home means a loss of trade। ये जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, उनकी नजर किस पे थी, मार्केट्स अवेटिंग देम अब्रॉड। सो जो उनका होम पे मतलब ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जो उनका कंज्यूमर बेस था, वो इजीली उनको अनदेखा कर सकते थे। ठीक है, कंसिडर ही नहीं करेंगे। moral considerations did not yet find a substitute in ordinary business prudence। the labor movements arose largely as a revolt against the conception of workers as commodities to be bought and sold without regard to their needs as human beings। In a socialist system, it is assumed that they will be treated with genuine consideration। Now यहाँ तक था हमारा कैपिटलिज्म का, ये इतना कैपिटलिज्म था, यहाँ पे सोशलिस्ट का शुरू किया है ना। कैपिटलिज्म के कुछ पॉइंट्स बताए, यहाँ से हमें सोशलिस्ट के पॉइंट्स बता रहे हैं। इन अ सोशलिस्ट सिस्टम इट इज अज्यूम दैट दे मतलब वर्कर्स विल बी ट्रीटेड विद जेन्युइन कंसिडरेशन बिकॉज with the making of profit not being essential, central planning will not only adjust the factors of production to the best advantage, but will secure regularity of employment। So इसको कहना है सोशलिस्ट या सोशलिज्म का मेकिंग ऑफ प्रॉफिट नॉट बीइंग एसेंशियल, मतलब उनका मेजर पर्पस प्रॉफिट बनाना नहीं था। ठीक है, उनका कुछ अलग था। सो उनको लग रहा था कि सेंट्रल प्लानिंग करके दे विल एडजस्ट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो इरेगुलरिटीज है एम्प्लॉयमेंट में जो कैपिटलिज्म में फेस होती है, वो यहाँ पे सोशलिज्म में फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट हैज द सोशलिस्ट थॉट अबाउट व्हाट ही वुड डू इफ ओइंग टू टेक्नोलॉजिकल एडवांस द अमाउंट ऑफ ह्यूमन लेबर वर कैटास्ट्रोफिकली रिड्यूस्ड। ही कौन है, ही यहाँ पे हम सोशलिस्ट को रिफर करें। बट हैज द सोशलिस्ट थॉट, क्या कभी सोशलिस्ट ने सोचा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने से जो अमाउंट ऑफ ह्यूमन लेबर कम होगा उसके बारे में क्या करोगे। सो फार एज आई नो ही हैज नो प्लान, ही मतलब सोशलिस्ट हैज नो प्लान बियॉन्ड ड्रास्टिकली लिमिट द आवर्स ऑफ वर्क एंड शेयरिंग आउट एज मच वर्क एज देयर मे बी। एंड ऑफ कोर्स ही वुड ग्रांट मॉनेटरी रिलीफ टू दोज हु आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। सो इसका कहना है कि मतलब पैसेज बोल रहा है कि जैसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, ठीक है, सो जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो घटेगा, एक ह्यूमन को जो करना पड़ेगा। ठीक है, वो पहले ये लेवल पे वर्क था, अभी ये लेवल पे वर्क है। सो पहले ये काम सपोज दिस वर्क पहले 10 लोग कर पा रहे थे, अभी ये लोग 5 लोगों का ही वर्क बचा है। पर इसका क्या कहना है, drastically limiting the hours of work and sharing out as much work as there may be। so इसका कहना है कि ये 5 की जगह 10 लोग ही ये काम करेंगे बिकॉज सोशलिस्ट है। सो हम कैसे कर सकते हैं, लिमिटिंग द आवर्स ऑफ वर्क करेंगे, शेयरिंग ऑफ एज मच वर्क एज देयर मे बी, एंड ऑफ कोर्स ही वुड ग्रांट मॉनेटरी रिलीफ टू दोज हु आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड, जो एक्चुअली अनएम्प्लॉयड थे उनको भी मॉनेटरी रिलीफ दे देंगे। बट हैज ही कंसिडर्ड व्हाट वुड बी द मॉरल इफेक्ट ऑफ लाइफ imagined as possible in the highly mechanized state of the future। हाईली मैकेनाइज स्टेट मतलब हाईली ऑटोमेटेड स्टेट, जब ऐसा कोई वर्क आगे जाके बहुत सारे ऑटोमेशन आएंगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे, सो तभी क्या होगा।
ठीक है. हैज ही थॉट ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ बैंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड वर्कर्स, बैंड्स मतलब ग्रुप्स ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड वर्कर्स मार्चिंग ऑन द कैपिटल, मतलब कैपिटल, कंट्री की कैपिटल, टू डिमांड नॉट इनकम, इनकम डिमांड करने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है, बट वर्क. सो उसका वही एंड में कहना है, हैज ही थॉट ऑफ द, हैज सोशलिस्ट थॉट ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट अनएम्प्लॉयड पीपल और अंडर एम्प्लॉयड पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग वर्क. ठीक है, ये उसका कहना है ऑथर का. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22nd नंबर का क्वेश्चन. फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज मे फाइंड द वर्कर्स विदाउट वर्क. यहाँ पे जो एंड में दिया है, हैज ही थॉट अबाउट द पॉसिबिलिटी यहाँ पे, फिर यहाँ पे बट हैज द सोशलिस्ट थॉट अबाउट व्हाट ही वुड डू, ह्यूमन लेबर वेयर कैटास्ट्रोफिकली रिड्यूस. सो ये एक ऑप्शन है. विदाउट मनी का कुछ बताया नहीं, रिप्लेसिंग मशीन्स का भी नहीं, विदाउट लेजर भी नहीं, विदाउट मोटिवेशन नहीं. सो सब एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, बी. 23 क्या कह रहा है, 23rd नंबर का ऑप्शन. द मेन ड्रॉबैक ऑफ सोशलिज्म as discussed in the passage is its failure to develop a satisfactory system for workers to share in prosperity. Now देखो prosperity जो है ना वो हमने डिस्कस भी नहीं किया है कहा भी. सो इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा. Its inability to make work less burdensome for the mass of workers. नाउ सोशलिस्ट कर रहा है, सोशलिज्म में लेस बर्डनसम हो रहा है वर्क. सो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है एज व्हाट इज मेंशन इन द पैसेज. इट्स एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट, ये भी एग्जैक्टली ऑपोजिट है. कुछ हमने सोशलिज्म पे हमें सीधा स्टार्टिंग में ही बताया है कि सोशलिज्म में वी डोंट फोकस ऑन प्रॉफिट्स. इट्स ओवरसाइट रिगार्डिंग द पॉसिबल रिडक्शन इन ह्यूमन लेबर ड्यू टू मैकेनाइजेशन. ये हो सकता है क्योंकि ओवरसाइट तो हुआ है, ओवरसाइट मतलब इग्नोर हो गया है गलती से. ठीक है. सो इट्स ओवरसाइट रिगार्डिंग द पॉसिबल रिडक्शन इन ह्यूमन लेबर ड्यू टू मैकेनाइजेशन, मतलब ये यही कह रहा है. बट हैज द सोशलिस्ट थॉट अबाउट व्हाट ही वुड डू इफ ओइंग टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांस द अमाउंट ऑफ ह्यूमन लेबर वेयर कैटास्ट्रोफिकली रिड्यूस. सो दिस इज अ गुड एविडेंस, मतलब जो मैंने मार्क किया है. सो दिस इज एन एविडेंस फॉर डी. सो दिस इज एविडेंस फॉर डी. देखते लास्ट भी, इट्स लैक ऑफ फोकस ऑन इंप्रूविंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग द मेथड ऑफ प्रोडक्शन. मेथड ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात नहीं की है. नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, व्हाट लेड टू द लेबर मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज. अ रिबेलियन अगेंस्ट ट्रीटिंग वर्कर्स एज कमोडिटीज. यहां पे मेंशन है the workers who were regarded as units of labor forming part of the were taken on when required and dismissed. So यहाँ पे mention है the labor movements arose largely as a revolt against the conception of workers as commodities. So काफी straightforward question था ये. So A is the correct answer over here. बाकी के भी हम एलिमिनेट करने का देखते हैं. डिजायर फॉर शॉर्टर वर्क आवर्स ये नहीं था, एफर्ट्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी नहीं, एंड अटेम्प्ट टू मेक वर्कर्स शेयर इन कैपिटलिस्ट प्रॉस्पेरिटी. नाउ ये होता नहीं है कैपिटलिस्ट में, ये होता है सोशलिस्ट में, सोशलिज्म में. मेजर्स टू प्रिवेंट मास अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मैकेनाइजेशन. नाउ मैकेनाइजेशन जो हमने बात की है वो हमने सोशलिस्ट के रिलेटेड बात की है, कैपिटलिज्म के रिलेटेड बात नहीं की है मैकेनाइजेशन की. ये भी नहीं है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. 25 the primary goal of competitive enterprise as mentioned in the passage is to create more job opportunities. वैसे नहीं था, हमें बताया ना. competitive enterprise मतलब हम बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसकी बात कर रहे हैं शॉर्ट. सो क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं था. उन्होंने बताया कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो हम ज्यादा हायर करेंगे, प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो लोगों को निकाल भी सकते. मैक्सिमाइज प्रोडक्शन के बारे में हमें कुछ बताया नहीं है. प्रोमोट वर्कर वेलबींग ये भी नहीं है. इंक्रीज नेशनल वेल्थ ये भी नहीं है. रियलाइज द हाईएस्ट प्रॉफिट ये है. नाउ ये मेंशन है एक्सप्लिसिटली, द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज वाज टू रियलाइज अ प्रॉफिट. सो ई इज द मोस्ट करेक्ट आंसर ओवर हियर. 26 देखते हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ रैपिड मशीन प्रोडक्शन एक्सपांशन द पैसेज सजेस्ट आर ऑब्जेक्टिव शुड बी. देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिड मशीन प्रोडक्शन एक्सपांशन द पैसेज सजेस्ट क्या होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव. रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ वर्क नहीं. क्रिएटिंग मोर इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट बोल रहा है. मतलब इसके ऑपोजिट नहीं कहूंगा मैं ना. ये जो मेंशन है ना,
we look ahead to the situation likely to be produced by the continued rapid extension of machine production. We should think not so much about providing occupation for leisure. ठीक है, leisure में मत जाओ, as about limiting the amount of leisure to that which can be profitably used. So he is saying to limit the amount of leisure to that which can be profitably used. So ये है restricting leisure time to profitable use. Producing a higher quantity of goods, nahi. Decreasing work hours, nahi. So C is the correct answer over here. Because the passage emphasizes the importance of using leisure time in a profitable and productive manner rather than just providing occupations for leisure. Question 27. According to the passage, why can the activities of artists, writers, scientists be considered occupations? Why can the activities? ठीक है, their work often lacks utilitarian value. Now यहाँ पे बोला है कि जो उनका वर्क है, it can be hardly differentiated from occupation. ठीक है, सो हमें पता नहीं अभी एज ऑफ नो यूटिलिटेरियन वैल्यू है कि नहीं. These activities require minimum external compulsion and involve initiative. ये कहा है हमें, यहाँ पे बताया there are forms of work of course in which external compulsion is reduced to a minimum and are hardly to be differentiated from occupation. Now जहाँ पे external compulsion कम है उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर, क्योंकि हम वो चूज करते हैं. और जहां पे है नेसेसिटी है उसे हम वर्क कहते हैं. सो ये रीजन की वजह से दीज एक्टिविटीज रिक्वायर मिनिमल एक्सटर्नल कंपल्शन एंड इन्वॉल्व इनिशिएटिव. These activities are heavily regulated by the government out of scope. They are solely driven by pleasure without consideration of rewards. Now ये हमें पता नहीं है कि आर दे सोलली ड्रिवन बाय प्लेजर विदाउट, तो ये हम कमेंट नहीं कर सकते इस पे. जो हमें पता नहीं दैट इज आउट ऑफ स्कोप. दे ओनली ऑक्यूपाई टाइम एंड एनर्जी व्हेन चोजन बाय द वर्कर्स. नाउ ये हो सकता है, ठीक है, पर यहाँ पे हमें बता रहा है कि why their work is considered as occupation. So B is the best fit. 28. Which statement contradicts the information presented in the passage? Passage में क्या information थी उसको कौन सा contradict करता है देखते. Work contributes to the means of life and one's subsistence. ये mentioned है, हमें ढूंढना है contradict कौन नहीं कर रहा है. So यहाँ पे सीधा दिया है कि subsistence के बारे में बात की है, work के बारे में. Occupation involves initiative and is done at one's will and pleasure. ये भी mention है. Occupation, time and energy, as long as we choose to give them, it demands constant initiative and it is its own reward. So ये भी mentioned है. Work yields tangible rewards while occupation lacks utilitarian value. Now ये भी mentioned है कि tangible rewards मिलते हैं और occupation में नहीं मिलते because it is its own reward. So ये भी mentioned है, there is no form of work which shows approximation to occupation. There are some forms of work which shows approximation to occupation. So उसके examples हमें दिए हैं, the artist, the imaginative writer, the scientist. So यहाँ पे दिया है ये जो work है जो ये लोग कर रहे हैं, these activities are in a sense both work and occupation. So D is the correct answer. Work implies necessity. ये सीधा दिया है, mentioned है, ठीक है. सो हम ढूंढ रहे क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. सो डी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. 29 क्या कह रहा है, द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर इंडिविजुअल्स टू टेक अप एन ऑक्यूपेशन एज इंडिकेटेड इन द पैसेज इज डिजायर फॉर प्रॉफिट नहीं है. एन इनेट ड्राइव टू एंगेज इन समथिंग अनकॉमन, ऐसे कहीं भी मेंशन नहीं है. अ सोसाइटल ऑब्लिगेशन भी नहीं है. अ विश टू परफॉर्म यूजफुल एक्शंस फॉर सोसाइटी, ऐसा भी नहीं है. A preference for activities requiring initiative, pleasure and personal choice. ये है, मतलब ये सब इनकरेक्ट है. दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर. 30 देखते हैं. The differentiation between work and occupation as described in the passage is characterized by work having practical utility and yielding tangible rewards while occupation serves an end in itself. ये mentioned है. This is the differentiation कि यहाँ पे कुछ utility है, tangible rewards मिलते हैं, but while occupation serves an end in itself.
बी देखते हैं, वर्क ऑलवेज बीइंग अनप्लेजेंट, ये गलत है, while occupation is consistently agreeable. नाउ ये एक्सट्रीम ऑप्शन है, ऑलवेज बीइंग अनप्लेजेंट, वी डोंट नो. वर्क एंड ऑक्यूपेशन ऑफन अपीयरिंग इनडिस्टिंग्विशेबल, ऑफन अपीयरिंग है क्या? नहीं, कभी कभी है. वर्क बीइंग कॉन्स्टेंटली मोर एंजॉयबल देन ऑक्यूपेशन, ये भी कहीं भी मेंशन नहीं है. हमें बताया गया है कि ऑक्यूपेशन इज कंपैरेटिवली मोर एंजॉयबल बिकॉज इट इज इट्स ओन रिवॉर्ड, प्लेजर के लिए करते हैं एवरीथिंग. ई क्या कहता है? वर्क इन्वॉल्विंग नेसेसिटी विच इज कंप्लीटली एब्सेंट इन ऑक्यूपेशन. कंप्लीटली एब्सेंट है क्या? ये हमें नहीं पता. ठीक है. वर्क इज द ए इज द मोस्ट करेक्ट आंसर अमंग दीज ऑप्शंस. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. एज यूजुअल टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे ऐसे क्वेश्चंस डेली बेसिस पे डालते रहते हैं. जो अग्नि परीक्षा नहीं दे रहे दो, ठीक है, मजा आ रहा है तो जब तुम कॉम्पिटिटिवली दोगे तो और मजा आएगा. क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स वो देते हैं, उनको फायदा भी होता है, उनको समझता है कि अरे मेरा इतना स्कोर आया, बाकियों का इतना स्कोर है, मेरे में क्या इश्यूज आ रहे, मैंने ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व किया, ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने यूज करनी चाहिए थी क्या, अगले बार मैं कुछ और स्ट्रैटेजी यूज कर सकता हूँ क्या, तो वो फायदा होता है. ऑलराइट, टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली बेसिस पे कॉन्ट्स एलआर वर्बल के क्वेश्चंस तो डाल रहे हैं. वर्बल का वोकैब शीट भी आता है, प्लस वर्बल का तुम्हें ये भी आता है कि पैराजम्बल्स, आरसीज, ठीक है, सारे वर्बल के क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, कि समरी बेस्ड क्वेश्चंस या फिर पैसेज के बेसिस पे कंक्लूजन, जो भी है क्वेश्चंस आरसीज रिलेटेड या वर्बल रिलेटेड सारे आ जाते हैं. प्लस करंट अफेयर्स की क्विज आती है. इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस का हम लोग रील डालते हैं. ठीक है, तो वो भी देखते जाओ, स्टोरी में डालते बेसिकली. तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं उनको फायदा होगा. यूट्यूब पे तो डालते ही है वीडियोस. ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल. ऑल्सो लेट अस नो कि क्या तुम्हें चाहिए, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ये चाहिए वो नहीं चाहिए. ऑलराइट, गिव अस सजेशंस. वी आर ऑलवेज ओपन फॉर लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज लाइक अप्रिशिएटेड. देते जाओ. ऑलराइट, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.